आज पूरी दुनिया डरी हुई है। न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया, हर जगह एक ही शब्द गूंज रहा है, वर्ल्ड वॉर और उसके बाद एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। क्या सच में हम एक और विश्व युद्ध के किनारे खड़े हैं? क्या हिरोशिमा नागासाकी सिर्फ एक इतिहास था या एक चेतावनी जिसे हम भूल चुके हैं? लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया एक और महायुद्ध को झेल पाएगी? चलिए चलते हैं एंकर कशिश जी के पास और जानते हैं क्या ये सिर्फ सुर्खियां हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कशिश। दोस्तों, आज जहां ऑल न्यूज चैनल, सोशल मीडिया एक ही रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, वहीं आज मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगी कि ये नहीं हो सकता। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि इस युग में विश्व युद्ध का क्या मतलब है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक और वर्ल्ड वॉर अगर हुई तो वो मैनकाइंड की लास्ट वॉर होगी। पहली और सबसे जरूरी वजह कि आज के इस युग में अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश न्यूक्लियर इस्तेमाल जरूर करेगा, और जो बड़ा पावरफुल देश है वो ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर ईरान और इजराइल युद्ध बढ़ा तो हो सकता है कि ईरान कमजोर होने के कारण कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर इस्तेमाल कर ले, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर देश हैं और ईरान के साथ है। और भारत ईरान से ऑयल लेते हैं और इजराइल से टेक्नोलॉजी। अब यहाँ सब न्यूक्लियर पावर है। हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, आज के न्यूक्लियर्स उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या होगा? न्यूक्लियर विंटर, धूप तक छिन जाएगी। अगर एक भी शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो एटमॉस्फेयर में हजारों टन कार्बन डस्ट छा जाएगी। ये धूल सूरज की रोशनी को रोक देगी, टेम्परेचर घटेगा और एग्रीकल्चर कोलैप्स करेगा। ग्लोबल फूड सप्लाई टूट जाएगी और दुनिया में भूखमरी की सुनामी आ जाएगी। इंसान चांद तक गया है लेकिन दूध और रोटी के लिए तरसेगा। टेक्नोलॉजी वाइप आउट, यानी सैटेलाइट, इंटरनेट, पावर ग्रिड चले जाएंगे। न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी से इंटायर पावर ग्रिड शट डाउन हो जाएगी। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और जीपीएस सब कुछ फेल हो जाएगा और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होते ही केओस और अनार्की शुरू हो जाए। 21st सेंचुरी की दुनिया एक ही दिन में 12th सेंचुरी में लौट जाएगी। ग्लोबल हेल्थ कोलैप्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन सब खत्म। न्यूक्लियर रेडिएशन से होगा हर जगह कैंसर, जेनेटिक डिफेक्ट, बर्थ एबनॉर्मेलिटीज। हिरोशिमा नागासाकी में आज भी बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा होते। हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हो जाएंगे या खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मेडिसिन चेन ब्रेक हो जाएगी। इंडिया, चाइना मेजर फार्मा हब है, वो भी टारगेट होंगे। डॉक्टर तो बचा रहे होंगे लेकिन उनके पास ना दवाई होगी ना लाइट। हो सकता है कि डॉक्टर ही ना बचे। ना इजराइल बचेगा, ना ईरान, ना अमेरिका रहेगा, ना रशिया। ना जीत ना हार, सिर्फ मौत। जो लोग बचेंगे वो न्यूक्लियर फॉलआउट, कैंसर, रेडिएशन से धीरे धीरे मरेंगे। सिविलाइजेशन की सारी अचीवमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिसिन, साइंस, स्पेस एक रेडियो एक्टिव मिट्टी में दफना दिए जाएंगे। हमने 100 साल में जो बनाया वो 10 मिनट में जला दिया जाएगा। दूसरी वजह, बाहर से जैसे भी हो पर अंदर से सुपर पावर्स डोंट वांट अ वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर तब होती है जब सुपर पावर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन, फ्रांस वर्सेस जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी। आज क्या हो रहा है? अमेरिका पहले ही यूक्रेन की मदद करके फंसा हुआ है। ट्रम्प के टेरिफ वॉर ने यूएस के अंदर सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। चाहे ट्रम्प अपने जहाज मिडिल ईस्ट में लगाए या इजराइल में, सोच में तो वो भी है। चाइना को मिडिल ईस्ट ऑयल और ट्रेड की जरूरत है। पाकिस्तान में सी पैक के ख्वाब देख रहा है तो अंदर से तो वो भी शांति चाहता है। रशिया यूक्रेन में ऑलरेडी फंसा हुआ है, वो और फ्रंट नहीं चाहता। और भारत आज के युग में डिप्लोमेसी का बादशाह। जयशंकर साहब कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और तीसरी वजह, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी खुद ही एक रक्षक बन गई। आज के जमाने में सब कुछ कनेक्टेड है। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल शिपिंग रूट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर एक और वॉर भड़कती है तो चाइना, इंडिया, यूरोप, अमेरिका सब नुकसान उठाएंगे। इवन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी ऐसे लार्ज स्केल वॉर नहीं चाहती, क्योंकि नो बिजनेस इन अ न्यूक्लियर डिजर्ट। तो दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम खुद ही प्रेशर बना रहा है कि वॉर नहीं, नेगोशिएशन चाहिए। और चौथा, ये रीजनल कन्फ्लिक्ट है, ग्लोबल नहीं।
इजराइल और ईरान के बीच का विवाद ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली एक रीजन तक ही सीमित है। वर्ल्ड वॉर 3 तब हो सकती है जब मेजर ग्लोबल पावर्स जैसे यूएस, रशिया, चाइना मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में उतर जाती है। जब मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स एक साथ वॉर में आ जाते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, 2 में हुआ था, और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि प्रॉक्सी वॉर का मॉडल अभी भी जिंदा है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है प्रतिनिधि युद्ध, यानी जब दो देश सीधे आपस में युद्ध नहीं करते लेकिन किसी तीसरे देश या गुट के जरिए एक दूसरे से टकराते हैं तो उसे प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग लड़ना चाहते हैं लेकिन खुद सामने नहीं आते। वो किसी तीसरे आदमी को पैसे या हथियार देकर लड़वाते हैं। यही तरीका देशों के बीच भी चलता है। प्रॉक्सी वॉर के उदाहरण है, पहला अफगानिस्तान 1980, अमेरिका और सोवियत यूनियन आज का रूस के बीच सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अमेरिका ने मुजाहिदीन लड़ाकों को हथियार दिए ताकि वो रूस के खिलाफ लड़ सकें। दूसरा उदाहरण सीरिया, एक तरफ रूस और ईरान है जो असद सरकार को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी देश जो विद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं देश ऐसा? सीधी लड़ाई से नुकसान ज्यादा होता है, आर्थिक और राजनीतिक दबाव से बचने के लिए और अपने हितों को बिना सामने आए पूरा करने के लिए। ईरान हिजबुल्ला या हुथिस जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है और इजराइल एयर स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स करता है सीरिया या लेबनान में। ये मॉडल वायलेंट है लेकिन डायरेक्ट वॉर से बचाता है। ये कंट्रोल्ड कन्फ्लिक्ट मॉडल पहले भी काम करता रहा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप मेरी पहले की वीडियो सीज फायर ऑन मोदीज चाणक्य नीति में देख सकते हो। मैंने तब भी सीज फायर को एक मास्टर स्ट्रोक कहा था क्योंकि आप बिना न्यूक्लियर के भी वॉर जीत सकते हैं। और पांचवा, किसी भी देश ने नाटो को ट्रिगर नहीं किया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल 5 कहता है कि एक मेंबर पर अटैक सब पर अटैक माना जाए। इजराइल नाटो का मेंबर नहीं है और ईरान तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इजराइल पर अगर अटैक होता है तो नाटो अपने आप वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। इसे समझने के लिए आप रशिया यूक्रेन का वॉर समझिए। यूक्रेन भी नाटो का मेंबर नहीं है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर होता और तब रशिया अटैक करता तो वर्ल्ड वॉर के चांसेस ज्यादा होते। नाटो यानी कि 30 देश जैसे कि यूएस, जर्मनी, यूके, लिस्ट लंबी है, एक साथ रशिया पे अटैक करते और वर्ल्ड वॉर होती। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है। ना ही ईरान ना ही इजराइल नाटो के मेंबर हैं। और इन 5 पॉइंट्स को अगर देखें तो मेरा मानना ये है कि चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान या ईरान इजराइल, वर्ल्ड वॉर तक बात पहुंचने से पहले ही डिप्लोमेसी जीत जाएगी और प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहेंगी। अधिकतर मामलों में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में सैनिकों के पास पूरी तरह से अपनी मर्जी से चुनने का विकल्प नहीं था। उन्हें अक्सर जबरन भर्ती किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यादातर बड़े देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका ने अनिवार्य सैन्य सेवा जबरन भर्ती लागू की थी। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसे देशों में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। हर नागरिक को जबरन युद्ध में भेजा गया। हम आज के युग में इतनी तरक्की कर चुके हैं कि विश्व युद्ध 1 और 2 के बारे में सोचकर ही डर लगने लगता है। तो फिर हम विश्व युद्ध 3, जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, उसे कैसे होने दे सकते हैं? आज के सुपर पावर्स को न्यूक्लियर थ्रेट्स का एहसास है। इजराइल के पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ईरान उन्हें पाने की कोशिश में है। यही वजह है कि नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ईरान से वॉर कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ईरान एक इररिस्पॉन्सिबल देश है और उनके पास न्यूक्लियर नहीं हो सकता। लेकिन दोनों देश ये भी जानते हैं कि एक भी न्यूक्लियर स्ट्राइक हुआ तो पूरे रीजन का ही नहीं बल्कि दुनिया की डिप्लोमेसी का गेम ओवर हो जाएगा। रशिया, इंडिया, फ्रांस, यूके, चाइना न्यूक्लियर एस्केलेशन से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं और पिछले कुछ सालों में इन्होंने ये प्रूफ भी किया। 20th सेंचुरी से अलग आज के लीडर्स न्यूक्लियर रेड लाइन को समझते हैं और किसी ने भी उसे क्रॉस नहीं किया है। तक इंसानों ने यूनिवर्स में हजारों अर्थ डिस्कवर कर लिए हैं, लेकिन मत भूलिएगा कि रहने के लिए एक ही अर्थ है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।